प्रिय विद्यार्थियों, हम भौतिक भूगोल की व्याख्यानमाला को हम ऑनलाइन देख रहे हैं। आज हमारा विषय जो भूमिगत जल तथा उससे उत्पन्न काष्ठ शिलाकृति के बारे में जानना है। जैसा कि हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि भूमिगत जल का मुख्यतः कार्य चूना प्रदेश के अंतर्गत होता है, जिसमें वर्षा जल से प्राप्त जल रिस कर जमीन में चूने की पत्थर चट्टानों में चट्टानों को घोलकर विभिन्न प्रकार की शिलाकृतियों का या आकृतियों का निर्माण करता है। उससे निर्मित ही इस शिलाकृति को हम काष्ठ शिलाकृति करते हैं। अब हम इसके आज जो हमारा व्याख्यान संख्या जो 64 है, उसमें हम देखेंगे कि काष्ठ शिलाकृति क्या चीज़ होती है। भूमिगत जल की घोलीकरण क्रिया शिलाकृति निर्माण का सर्वविदित कारण है। रासायनिक अपर्दन की यह क्रिया घुलनशील क्षेत्रों में, विशेषतः चूना पत्थर, डोलेमाइट, शैल लवण, शैलखड़ी, खड़िया में सर्वाधिक होती है। इनमें भी चूना पत्थर सर्वाधिक घुलनशील होता है, परंतु चूना क्षेत्रों में भूमिगत जल तभी सक्रिय होता है जब जलवायु आर्द्र हो, क्योंकि शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में चूना पत्थर प्रतिरोधी शेल का कार्य करता है। चूना प्रदेशों में भूमिगत जल द्वारा निर्मित शिलाकृति को काष्ठ शिलाकृति करते हैं। काष्ठ युगोस्लाविया के सर्बो क्रीट भाषा के क्रास शब्द से बना है, जिसका अर्थ ही चूना पत्थर होता है। लवण, शैल, खड़िया, शैल खड़ी तथा डोलोमाइट आदि से निर्मित भू आकारों को हम खड़िया भू दृश्य या चौक लैंडस्केप भी कहते हैं। चूने में डोलोमाइट सबसे कम घुलनशील होता है, जिससे इसमें नुकीली चोटियों वाली पहाड़ियाँ, स्तंभों, गुफाओं व मेहराबों की रचना होती है। आपको जैसा कि विदित होगा कि यह तोरा बोरा अफगानिस्तान पहाड़ियों का जिक्र किया गया है। आपको पता है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट था और अमेरिका उसको खोज रहा था, क्योंकि अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड पावर पे उसने विभिन्न विमान द्वारा आक्रमण करा के उनको नष्ट किया था। अफगानिस्तान के अंतर्गत जो तोरा बोरा की जो पहाड़ियाँ थी या गुफाएं थी, वो चूना प्रदेश से निर्मित थी और उसी में ही एयर स्ट्राइक के दौरान में उन्हीं गुफाओं के अंतर्गत वो अपने आप को सुरक्षित रखता था। काष्ठ प्रदेशों में वर्षा का जल शैल संधियों तथा दरारों से भूमि में प्रवेश करता है, जिससे ये संधियाँ लगातार चौड़े होते जाते हैं और लगातार घुलन क्रिया से धरातल पर क्रमशः घोलरंध्र, विलियन रंध्र, लैपीज, डोलाइन, युवाला, पॉल्जे, शुष्क घाटियाँ तथा प्राकृतिक पुलों की रचना होती है। पूर्ण विकसित काष्ठ शिलाकृति वनस्पति विहीन तथा पथरीले रेगिस्तान जैसी दिखाई देती है। संपूर्ण धरातल में अपवाह का अभाव रहता है। क्यों? क्योंकि भूमिगत जल मतलब जल जो बहता जल है वो चूना प्रदेश में नीचे की ओर जमीन के अंतर्गत प्रवेश कर जाता है और वहीं अपना कार्य करता है, तथा केवल भूमिगत जल अप्रवाह तथा नीचे रहने वाली नदियाँ पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। काष्ठ का सर्वाधिक विकसित रूप युगोस्लाविया में दिनारिक तथा आल्प्स क्षेत्र में पाया जाता है। यह एड्रियाटिक सागर के किनारे 480 किलोमीटर लंबा तथा 400 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में चूना पत्थर फैले हुए हैं। इसके अलावा ये दक्षिणी फ्रांस में के शेष भाग में, इंग्लैंड में पेनीज में, ग्रीस, स्पेन, मैक्सिको में युकाटान, एशिया में उत्तरी मलाया, कृतर श्रेणी कश्मीर में मध्य हिमालय, कांगड़ा घाटी, रोहताश का पठार, भेड़ा घाट, चेन्नई में कन्नूर जिला, संयुक्त राज्य में केंटुकी, वर्जीनिया, मध्य टेनेसी, फ्लोरिडा, ओक्लाहोमा आदि राज्यों में ये काष्ठ शिलाकृति फैली हुई है। जैसे कि आपको विदित है कि जो काष्ठ शिलाकृति
के विकास होने के लिए कुछ निश्चित आदर्श आवश्यक दशाएं होनी चाहिए। उन दशाओं के अंतर्गत उनका हम इसको बिंदुवार अध्ययन करेंगे कि मुख्यतः 4 दशाओं के बारे में बात किया गया है। तो मुख्य दशा कौन सी है कि काष्ठ शिलाकृति के निर्माण के लिए धरातल या उसके निकट एक घुलनशील शैल विद्यमान हो जिससे जल अपने रासायनिक कार्य द्वारा उसे तुरंत घोल सके, जैसे कि लाइमस्टोन, खड़िया, डोलोमाइट ऐसी ही घुलनशील चट्टानें होती हैं जिससे धरातल पे बहने वाला जल है वो अपना कार्य उनको घोल कर अपना आरंभ करता है। दूसरी बात, घुलनशील शैलों में संधियों का अच्छी तरह विकास होना चाहिए। संधियों का मतलब जॉइंट्स, यानी कि जिनमें दरार या ऐसी इस तरह का होना चाहिए, ठीक से विकास होगा और उनके संसरण पतले होने चाहिए। दूसरे शब्दों में चूना पत्थर में प्रवेश बड़े पैमाने पर हो। संधियां तथा संसरण तल प्रवेशता को बनाते हैं। इंग्लैंड और फ्रांस के चौक प्रदेशों की शैलों में प्रवेशता कम होने से काष्ठ का भली भांति विकास नहीं हुआ, यद्यपि वहाँ पे काष्ठ शिलाकृति पाई जाती है, परंतु यूगोस्लाविया, इटली और फ्रांस जैसे स्थानों के अलावा वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे विकसित शिलाकृति हैं। काष्ठ क्षेत्र में विस्तृत व गहरी घाटियाँ होनी चाहिए तथा उनके समीप ऐसे उच्च स्थल खंडों जिनसे ऊपरी सतह से जल रिस कर लाइमस्टोन में पहुँचता हो, वहाँ से नीचे उतरकर ढाल के अनुरूप नदी की घाटी में पहुँचने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया के दौरान जल रासायनिक कार्य द्वारा लाइमस्टोन शैल में घुलनशील प्रक्रिया के कारण तरह तरह के छिद्रों व कंदराओं का निर्माण करता है। चौथी जो प्रमुख दशा है वह है काष्ठ क्षेत्र में भूमिगत जल की आपूर्ति के लिए पर्याप्त वर्षा होनी चाहिए और साधारण वर्षा काष्ठ शिलाकृति के विकास के लिए अधिक अनुकूल होती है। यदि भूपटल के समस्त काष्ठ प्रदेशों का अवलोकन किया जाए तो अधिकांश काष्ठ प्रदेश सामान्य से प्रचुर वाले क्षेत्र में ही स्थित हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि काष्ठ शिलाकृति के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं, तो उसके अंतर्गत ही वो होता है। अब इसके बाद में हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि काष्ठ